हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास एडुकेयर। माई सेल्फ दीपक नायक, बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ। आई एम टीचिंग फिजिक्स सिंस लास्ट 6 ईयर। मुद्दा ये नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ, मुद्दा ये है कि मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूँ, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। कौन सा टॉपिक है? लीनियर मोमेंटम। कौन सा? लीनियर मोमेंटम। हाँ, लीनियर मोमेंटम पढ़ने जाना है हम लोग को। पढ़ने जाना नहीं है, पढ़ना है अभी। ओके, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। सपोज ये छोटा सा एक चाक है आपके पास, ये रेस्ट पे है, हमने इसको पकड़ रखा है। किसी ने बोला भाई साहब इसका लीनियर मोमेंटम बताओ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये तो बता दो। तो भैया ये तो हम तो पकड़ रखे हैं ना, ये तो रेस्ट पे है ना, तो वेलोसिटी कितनी? 0। और वेलोसिटी अगर 0 है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। और मास इंटू वेलोसिटी अगर हमें 0 आ रहा है तो मोमेंटम क्या होगा? वो भी 0 होगा। बहुत बढ़िया, यही मुद्दा आज हम लोग समझेंगे। इसी पे बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, डिफरेंट सिचुएशंस में हाउ टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये काफ़ी जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम आगे पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। कौन सा टॉपिक है? लीनियर मोमेंटम। चलिए देखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या है भैया। सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है? m है। क्या मास है? m है। अभी ये ऑब्जेक्ट हमारा किस सिचुएशन में है? एट रेस्ट वाले सिचुएशन में है। भाई साहब बहुत बढ़िया बात आपने बताई है, लेकिन इसकी एट रेस्ट का मतलब हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो किसी ने बोला इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, जरा देख लीजिए फटाक से। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या है भैया? इसको डिनोट करते हैं हम लोग P से, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया आपने बात बताई है। तो जनरली मोमेंटम का फार्मूला क्या निकल के आ रहा है? मास इंटू वेलोसिटी निकल के आ रहा है। अच्छा सर, आपने ये क्या लगा रखा है ऊपर? P तो ठीक था, ऊपर क्या लगा रखा है? एरो लगा रखा है। इसका मतलब क्या है? ये भैया एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके सर, समझ में आया। मास कैसी क्वांटिटी है? मास तो भैया हमको पता है, ये तो अमाउंट ऑफ एटम है जिसका कुछ मास होता है। ठीक है भैया, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब समझ में आया कि भाई साहब अगर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, पहले ये बताओ। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर इनटू वेक्टर बराबर क्या होता है? वेक्टर होता है सर। स्केलर इनटू वेक्टर बराबर वेक्टर आया, तो मोमेंटम भी हमारा वेक्टर होगा सर। ओके ओके ओके, मोमेंटम क्या है? वेक्टर है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया जो आपने बताया, बहुत बढ़िया। वेक्टर क्वांटिटी तो है। किसी ने बोला इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो जिस दिशा में वेलोसिटी होगा उसी दिशा में मोमेंटम भी होगा। जिस दिशा में वेलोसिटी उसी दिशा में मोमेंटम भी होगा। ओके सर, ये भी तो समझ में आ गया। चलो ये बताओ, अगर ये एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो इसका मोमेंटम कितना होगा भैया? मोमेंटम एट रेस्ट वाले सिचुएशन के बारे में कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? भाई साहब मास जो भी होगा वो तो होगा ही होगा, क्योंकि मास तो ऑब्जेक्ट का 0 नहीं होगा। वेलोसिटी हमारा 0 है, तो मोमेंटम क्या है? 0 है। भाई साहब बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने। अब दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन मोशन में होता, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होता तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होता, यहाँ पे वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0 होता। सर बहुत बढ़िया बात। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ये चौक अगर ऐसे चल रहा है, तो इसके पास अपना क्या है? वेलोसिटी है, और इसका अपना कुछ मास भी है, इसका कुछ मास भी है। तो यहाँ पे मोमेंटम बराबर क्या होगा? सर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट
इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ पे मोमेंटम जीरो है? नहीं सर, यहाँ पे मोमेंटम नॉट इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे मोमेंटम नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये इंट्रोडक्शन था लीनियर मोमेंटम का। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इट विल बी अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर। क्या मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है? नहीं सर, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा आगे की बात कर ले। अच्छा सर, अगर ये ऑब्जेक्ट, इसे मिटा दे भाई, नोट कर लिया? चलो, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं फटाफट और आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। ये तो हमारा लॉलीपॉप था सब्जेक्ट का, टॉपिक का, है ना? ये तो लॉलीपॉप था भैया, जो छोटे बच्चों को दिया जाता है, खासकर जब वो नाराज हो जाते हैं। ओके सर, बहुत 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 मज़ा आया ये बात सुन के कि ये तो लॉलीपॉप था, आगे तो कुछ और ही है। अच्छा सर, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ u से चल रहा था और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन आया और ये v हो गया, तो सर ये बताओ इसकी वेलोसिटी u से v में कैसे चली गई? शुरू में तो u से चल रहा था, अब वेलोसिटी इसकी चेंज हो गई। अच्छा भाई साहब, वेलोसिटी तो चेंज हो गई। ओहो, वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका मतलब बाहर से कोई क्या होगा? इसको डिस्टर्ब कर रहा होगा। इसको क्या कर रहा होगा? डिस्टर्ब करने वाला होगा। और डिस्टर्ब कौन कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को? एक्सटर्नल फोर्स डिस्टर्ब कर सकता है। सर, इंटरनल फोर्स भी तो होता है। न्यूक्लियर फोर्स हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन हो गया, प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन हो गया। सर, इंटरनल फोर्स क्या कर रहा था फिर? तो भाई साहब, इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं होता। किसी भी पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा है, किसी भी सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, बाहर से उसको ऑब्जर्व आप नहीं कर सकते बिना माइक्रोस्कोप वगैरह के। किसी ने बोला भाई साहब हमारे पास एक बम था। क्या था? बम था। वो हो सकता है न्यूक्लियर बम हो, हाइड्रोजन बम हो, XYZ किसी भी कैटेगरी का बम हो सकता है। लेकिन बम हुआ तो फूट गया। अगर बम फूट गया तो फिर क्या हुआ? आसपास तो भाई थोड़ा थोड़ा शोर मचेगा। लेकिन वो क्या हुआ? वो क्या हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के फोड़ा? नहीं सर, वो तो इंटरनल फोर्स था। न्यूक्लियर विस्फोट होना, जो भी बम वगैरह होता है, जैसे एक आपने क्रिकेट खेल रहे थे आप, बाल हवा में गया और बाल फट गया, दो पार्ट में टूट गया। बाल हवा में गया, बाल दो पार्ट में टूट गया। भैया हमने तो बाल को तोड़ने में कोई फोर्स नहीं लगाया ना, तो क्यों टूटा? वो अपने वजह से टूटा, है ना? तो उसका केस क्या होता है? फूटना बम या फूटना बाल, टूटना बम या फूटना बाल। ये सारी केसेस अलग होते हैं, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या होता है। वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से टूटता है। और उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है भाई साहब, जो लीनियर मोमेंटम, आगे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा, क्या होगा, इसी के आगे हम लोग देखेंगे, है ना? तो फोर्सेस जनरली दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्सेस, एक इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस की वजह से क्या कोई चेंज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स का कोई लेना देना तो है नहीं। और हम लोग जो भी स्टडी करते हैं लॉज ऑफ मोशन में, वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, है ना? किसी भी सिस्टम के बाहर से क्या फोर्स लग रहा है उसके बारे में समझना। इंटरनल क्या चेंज हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, ठीक? तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे भाई साहब, ये चल रहा था किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से चल रहा था, और थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हुई तो ये v हो गया। इसको डिस्टर्ब करने वाला कौन था? इसको डिस्टर्ब करने वाला एक्सटर्नल फोर्स था। किसी ने बोला अच्छा भैया इसको कैसे हम मेजर करेंगे? तो न्यूटन बाबा ने पहले ही बता दिया था दुनिया को, देखो एक्सटर्नल फोर्स अगर नापना हो, मेजर करना हो तो क्या करोगे? ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, और कितने देर में ये चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो टाइम पीरियड निकाल लो। यानी कि डेल्टा p यानी कि चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, डेल्टा t यानी कि चेंज इन टाइम निकाल लो, दोनों का रेशियो ले लो, पता चल जाएगा भैया एक्सटर्नल फोर्स क्या आया, आपने इस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया था। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला क्या है भाई साहब? इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। बहुत बढ़िया भाई साहब। फाइनल मोमेंटम क्या है ऑब्जेक्ट का? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। ओके सर, आपने निकाल लिया, बहुत मजा आया। अब हमने कहा कि भाई साहब चेंज इन मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना सिखा दो। चेंज इन मोमेंटम जनरली क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस
इनिशियल मोमेंटम। ओके भाई साहब, अगर यहाँ मास सेम था, यहाँ माइनस सेम था, तो दोनों को हम बाहर ले लेते हैं, दोनों से कॉमन ले लेते हैं मास। ओके, तो हमको समझ में आया भाई साहब, ये फार्मूला ये बना। अच्छा सर, चेंज इन मोमेंटम बराबर हमको देखने के लिए हम बोला मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, ये वाला है। इसको क्या हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा वी से? हाँ सर, चेंज तो कर सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ अगर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी आ गया। ओके सर, यहाँ तक तो बात समझ में आया, यहाँ तक तो बात समझ में आया। सपोज हमने ये जो फोर्स अप्लाई करा था एक्सटर्नल फोर्स, और डेल्टा टी टाइम के लिए अप्लाई करा था। कितने टाइम के लिए? डेल्टा टी टाइम के लिए अप्लाई करा था। ओके सर, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। अब किसी ने पूछा चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन वेलोसिटी में क्या कोई और रिश्ता है? हाँ सर, रिश्ता तो बिल्कुल बनता है। रिश्ता यहाँ पे कैसा रिश्ता है? तो चेंज इन वेलोसिटी जिस दिशा में होगा उसी दिशा में हमारा चेंज इन मोमेंटम भी होगा, है कि नहीं? चेंज इन वेलोसिटी जिस दिशा में आपको देखने के लिए मिलेगा उसी दिशा में आपको चेंज इन मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। ओके सर, बहुत बढ़िया। यानी कि चेंज इन मोमेंटम जिस दिशा में होगा, यानी कि वो दिशा किसका होगा? चेंज इन वेलोसिटी का होगा, चेंज इन वेलोसिटी का होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स का दिशा क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होगा। बात तो एक ही है, जिस दिशा में वेलोसिटी देखने के लिए मिल रही है चेंज, उसी दिशा में हमारा फोर्स भी होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं आपसे। सपोज ये मास था m का, ये चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, है ना, और आगे चला इसका मास m ही था, ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, बहुत बढ़िया। किसी ने बोला भाई साहब चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो m इंटू मास, मास मान लो इसका जो भी हो एक्स वाई जेड, मास तो मास ही रख लो, सिंपल मास मान लो 1 kg का था, 1 kg का मास मान लो। तो पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, इसमें इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू निकाल लो। तो 1 kg इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये कौन सी दिशा में चल रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो आई कैप ये आ गया भाई साहब आपका kg मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके सर, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। फाइनल मोमेंटम के बारे में बता दो सर। 1 इंटू 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 30 मीटर पर सेकेंड किस दिशा में? आई है, ये kg मीटर पर सेकेंड है सर। ओके सर, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आई 20 आई मीटर पर सेकेंड, और फाइनल मोमेंटम का जो वैल्यू आया 30 आई मीटर पर सेकेंड आ गया सर। ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। 30 मीटर पर सेकेंड, 20 आई कैप, 30 आई कैप। किसी ने बोला भाई चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू बताओ। चेंज इन मोमेंटम हमको पता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हाँ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके सर, 30 आई कैप माइनस 20 आई कैप, इतना मीटर पर सेकेंड का हमारा परिवर्तन है। ठीक है सर, डेल्टा पी की वैल्यू क्या आई सर? डेल्टा पी हम देख सकते हैं कितना आया, इट्स 10 मीटर आई कैप 10 आई मीटर पर सेकेंड आया। इतना क्लियर है? यानी कि डेल्टा पी का वैल्यू आया 10 आई मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो चेंज इन मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मिल रहा है। किधर मिल रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमें चेंज इन मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो किसी ने पूछा भाई साहब ये बता दो, भाई साहब ये बता दो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन आप लोग तो ऐसे ही बता सकते हो ना। फाइनल वेलोसिटी ये है आपका ऑब्जेक्ट का 30 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये चेंज इन मोमेंटम भाई kg मीटर पर सेकेंड होगा, देखो ध्यान से, है ना, क्योंकि ये मोमेंटम हम लिख रहे हैं, ये kg मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? मोमेंटम का यूनिट तो kg मीटर पर सेकेंड होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो ये kg मीटर पर सेकेंड होगा। वेलोसिटी है फाइनल हमारा 30 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया गया है 20, बताओ बताओ, ये इनिशियल वेलोसिटी है 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है। हमने बोला अच्छा ये बता दीजिए
चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना है? तो 30i माइनस 20i आया है, यही तो आया है, इतना मीटर पर सेकेंड आया है। भाई साहब चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 10i कैप मीटर पर सेकेंड आया। अरे सर ये तो उसी दिशा में आ रहा है, मोमेंटम भी चेंज उसी दिशा में, वेलोसिटी भी चेंज आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो चेंज इन वेलोसिटी आई कैप यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ देखने के लिए मिला है, तो मोमेंटम में जो परिवर्तन आया वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ही तरफ देखने के लिए मिला है। बात समझ में आया? यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं जिस दिशा में चेंज इन वेलोसिटी है उसी दिशा में हमारा चेंज इन मोमेंटम भी है, उसी दिशा में हमारा चेंज इन मोमेंटम भी हो। इसका मतलब आपने फोर्स किस दिशा में लगाया था? इसका मतलब आपने फोर्स किस दिशा में लगाया था? भाई साहब हमने इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया था ना वो इसी दिशा में लगाया था। एक्सटर्नल फोर्स का भी दिशा यही है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक्सटर्नल फोर्स का भी डायरेक्शन वहाँ यही है। क्लियर है? तो क्या ये एक छोटा सा टॉपिक आपका क्लियर हो गया? हाँ, समझ में आ गया पूरा कि चेंज इन वेलोसिटी जिस दिशा में है उसी दिशा में आपका चेंज इन मोमेंटम है, और चेंज इन मोमेंटम जिस दिशा में है उसी दिशा में आपका एक्सटर्नल फोर्स भी होगा। इसी को जस्ट उल्टा कर लीजिए। चलो हम इसको सॉल्व नहीं करवाएंगे, इसी को जस्ट उल्टा। चलो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी का जस्ट उल्टा। इतना नोट हो गया? मिटाएं इसको? ओके चलो भाई साहब इसको मिटा देते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट हम देख लेते हैं केस। मान लो मास हमारा 1 kg का ही है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, वही एग्जांपल है, जस्ट इसको उल्टा हम लोग देखते हैं। 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, यहाँ पे थोड़ी देर बाद 1 kg का ही ब्लॉक है, वही मास है, इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड से। और आपको पता होगा कि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा आ रहा है किस दिशा में आ रहा है? किस दिशा में आ रहा है इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन? तो ये आ रहा है 30i मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये फाइनल वेलोसिटी किस दिशा में आ रहा है? आपका फाइनल वेलोसिटी किस दिशा में आ रहा है? 20i कैप मीटर पर सेकेंड। ओके चलो भाई साहब देख लेते हैं एक बात और। इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू 1 × 30i कैप kg मीटर पर सेकेंड। सर तो वैल्यू कितनी आई भाई साहब? कितनी आई? 30i कैप kg मीटर पर सेकेंड आ गया सर, बहुत बढ़िया। फाइनल मोमेंटम 20 × 1 दैट विल बी इक्वल टू 20। 20 × 1 कर दो, या मैंने मास को बाद में मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, kg मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल मोमेंटम भी हमारा कितना आया? 20i मीटर पर सेकेंड। हो भाई साहब ये तो आपने निकाल लिया है ना? हाँ kg मीटर पर सेकेंड होगा बेटा, ये kg मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब किसी ने पूछा भाई साहब चेंज इन मोमेंटम यहाँ बताइए क्या आ रहा है आपका? चेंज इन मोमेंटम यहाँ क्या आ रहा है? इस बार आप करोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, करोगे क्या? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इस बार आया आपका 20i माइनस 30i आया। इसको क्या लिखेंगे? kg मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम का दिशा किधर आया? डायरेक्शन -10i kg मीटर पर सेकेंड आया। हो चेंज इन वेलोसिटी का जरा डायरेक्शन देख लीजिए। चेंज इन वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे लिख दें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सर इसको भी हम देख रहे हैं तो 20i माइनस 30i मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई भाई साहब? चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू आई है -10i मीटर पर सेकेंड आया सर। ओहो इधर वाला मिटाएं क्या अभी?
ये मीटर पर सेकंड था भाई यहाँ पे। ओके, तो देखो जरा इसमें क्या आया, चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू आपकी आ रही है -10 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ओके सर, चेंज इन वेलोसिटी किस दिशा में आया, ये भी -10 आई कैप मीटर पर सेकेंड आया। ओके सर, इतना तो समझ में आ गया हमको। ओके भाई साहब, इस बार भी हमारा डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम जिस दिशा में है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जिस दिशा में, उसी डायरेक्शन में हमारा चेंज इन मोमेंटम भी आ रहा है। किसी ने बोला इस बार फोर्स किस डायरेक्शन में लगा था, सर ये बताओ इस बार फोर्स किस डायरेक्शन में लगा था। इस बार फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इस बार फोर्स का डायरेक्शन किधर है सर, ये बता दो। तो फोर्स का डायरेक्शन इस बार किधर है, देखो जरा ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट पहले 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बाद में 20 हुआ, यानी कि इस बार आपने ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करा है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, किसके, वेलोसिटी वेक्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस बार आपने फोर्स अप्लाई करा है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रॉपर आपको समझ में आता भाई साहब, जिस दिशा में चेंज इन वेलोसिटी है वही डायरेक्शन होगा चेंज इन मोमेंटम का, और वही डायरेक्शन होगा जनरली एक्सटर्नल फोर्स का। आई होप सो कि आपको डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अभी क्लियर हो गया होगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़े। ओके, चलो सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने। एक आपके पास मास था और ये मास शुरू में इनिशियली मान लो ऐसे रेस्ट पे रहा हो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे था। ठीक है, हमने बोला कि भाई साहब हमने इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया है, 0 लगाया है। क्या लगाया है, इस बार हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है इस बार हमने। तो क्या मुझे ये बता सकते हैं आप कि क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी कुछ शो करेगा या नहीं करेगा? क्या ये जो 0 है क्या ये 1 होगा या -1 होगा? क्या ये 2 होगा, -2 होगा? क्या 15-20 हज़ार कुछ होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब इस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स की नेट वैल्यू क्या रखी है, 0 रखी है। इस बार एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं करा है, इस बार एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं करा है। तो नेट फोर्स अगर 0 ऑब्जेक्ट पे तो नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर कोई चेंज ही नहीं आया वेलोसिटी में तो चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू अगर 0 है तो चेंज इन मोमेंटम भी 0 होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी आपका 0 है तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। और अगर ऐसा केस आपको कहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, इसका मतलब कि वहां पे मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट है। अरे हाँ कि ना भाई साहब, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी आपका चेंज नहीं हो रहा है तो मोमेंटम कैसे चेंज होगा? और अगर मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम नहीं आएगा। चेंज इन मोमेंटम नहीं आया, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो कहानी है, ये कहाँ आप पढ़ते हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। और अगर सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है यानी कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 लगा है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसपे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे। बम का फूटना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग रहा है। आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है ना, या ऐसे आपके पास एक बम है, आप बम से बारूद बम पे ले जाके क्या मारते हो, बुलेट मारते हो, पत्थर फेंकते हो, वो अपने आप फूटता है ना। नहीं तो पता लगे कि भाई साहब एक पता लगा कोई बम फोड़ने गया और उसी वहीं फूट गया खुद ही, है ना। तो दैट मीन्स कि बम अपने आप फूटता है और क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वहां देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस पर हमने कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया। दैट वाज इंटरनल चेंज, दैट वाज इंटरनल चेंज। समझ में आ गया? इसको मिटा दे भी। चलो बहुत बढ़िया, आपका एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं और बहुत सारे सवाल बनते हैं, है ना। जैसे
एक कार इधर है, मान लो ये कार है, मान लो, मानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। इस पे एक टिंकू ऐसे बैठा है ना, और ये एक ड्राइवर मान लो है कि नहीं भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब। दूसरा एक कार है, यहाँ पे एक पिंकू बैठा है। ये भाई साहब इसकी गाड़ी कुछ अलग ही लेवल की है ना। ये चल रहा था 50 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा था भाई साहब 30 मीटर पर सेकंड से, 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। शुरू में मान लो इसके पास कितना गैप था, मान लो इसके पास शुरू में 100 मीटर का गैप था, ठीक है। अब देखना कहानी, 100 मीटर का गैप था। ये है भैया गुल्लू, ये है भैया गुल्लू, और ये है भैया मुल्लू। अब गुल्लू चल रहे हैं 50 मीटर पर सेकंड से, मुल्लू चल रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड से। ये बताओ गुल्लू मुल्लू को कितने देर में ठोकेगा? हाँ, गुल्लू मुल्लू को कितने देर में ठोकेगा? टाइम बताओ, टाइम कितने देर में ठोकेगा? सर इसके लिए हमें पता है क्या पढ़ना है, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है सर। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको पढ़ाई है आप लोगों ने, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गुल्लू विथ रिस्पेक्ट टू मुल्लू। तो भैया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गुल्लू विथ रिस्पेक्ट टू मुल्लू, ये मान लो एक्स दिशा है, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है भाई साहब, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। और ये पूरी कहानी ना, ये पूरी कहानी कौन देख रहा है? इधर इनका पापा है टुल्लू, ठीक है। ये फादर ऑफ गुल्लू और मुल्लू, ये क्या है भैया? फादर ऑफ गुल्लू एंड मुल्लू। पापा देख रहे हैं ये दोनों हमारे बच्चे बड़े नालायक हैं, है ना। ये दोनों बच्चे बड़े ही नालायक है, पता नहीं क्या कर रहे हैं आपस में। अब भाई साहब पापा को ज्ञान था रिलेटिव वेलोसिटी का। पापा ने कहा अच्छा देखते हैं कितने देर में हमारा एक बेटा दूसरे बेटे को ठोकता है। ठीक है भाई साहब, बढ़िया। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ये क्या करो, गुल्लू की वेलोसिटी ऑफ गुल्लू माइनस वेलोसिटी ऑफ मुल्लू। पापा ने कैलकुलेट किया और पापा को समझ में आया भाई साहब ये 50 माइनस 30 करेंगे तो हमको समझ में आएगा भाई साहब ये 20 आई के डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव है, ये 20 मीटर पर सेकेंड है। ओहो भाई साहब 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी है गुल्लू की विथ रिस्पेक्ट टू मुल्लू। और दोनों के बीच में गैप कितना है? 100 मीटर का है। दोनों के बीच में गैप कितना है? 100 मीटर का। भाई साहब 100 मीटर का गैप है, ओके। तो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन गुल्लू और मुल्लू कितना है? डी रिलेटिव कितना है? 100 मीटर है। और वी रिलेटिव आपने गुल्लू और मुल्लू का कैलकुलेट किया है, गुल्लू विथ रिस्पेक्ट टू मुल्लू, ये कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड? ये डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी में लिखा तो आई कैप की ये भी डायरेक्शन में है, ये भी आई कैप के ही डायरेक्शन में है। यही तो देखा आपने, ओके। अब आपको टाइम ही तो निकालना है, कितने देर में ठोकेगा। तो सर टाइम निकालने के लिए तो गुल्लू मुल्लू मिल गए इधर। अब हम सर इधर टाइम अगर इधर कैलकुलेट कर लें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। टाइम अगर हम यहाँ निकाल लें तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गुल्लू विथ रिस्पेक्ट टू मुल्लू जब लिखोगे तो लिखते हैं यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अगर वेलोसिटी लिख रहे हैं तो यहाँ रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन गुल्लू एंड मुल्लू डिवाइडेड बाई टाइम रिक्वायर्ड। ठोकने के लिए टाइम की जरूरत कितनी है? TR हमने बोल दिया। तो भाई साहब अगर हमें TR लिखना है तो हम क्या करेंगे? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ गुल्लू विथ रिस्पेक्ट टू मुल्लू डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ गुल्लू विथ रिस्पेक्ट टू मुल्लू। हाँ भाई साहब ये तो समझ में आया, पापा को ज्ञान था इस बात का। पापा ने कहा अच्छा 100 डिवाइडेड बाई 20 कर दो, तो ये समझ में आया भाई साहब रिलेटिव मतलब रिक्वायर्ड टाइम कितना है? 5 सेकंड का है। पापा बड़े होशियार थे, पापा भागे 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 और कहें बेटा गुल्लू रुक जा, नहीं तो पता लगा तुम्हारे चक्कर में हमारा मुल्लू शहीद हो जाएगा, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोनों शहीद हो जाएं। तो पापा की बड़ी फिक्र थी। पापा ने बोला भाई साहब 5 सेकंड हमारे पास है दोनों को रोकने के लिए। पापा सबसे पहले किसको रोकना चाहेंगे? पापा गोलू को रोकेंगे, गुल्लू को, है ना।
गुल्लू को तुरंत रोकेंगे, बेटा रुक जा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई? तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था। क्या पापा का इसमें कोई रोल था? इन दो टकरा रहे थे, पापा का कोई रोल था? नहीं था ना। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा यहाँ पे एक्चुअल में क्या था? पापा एज ए ऑब्जर्वर, पापा आपके क्या हैं? एज ए ऑब्जर्वर हैं। ये एज ए ऑब्जर्वर हैं, ये ऑब्जर्वर हैं। इन्होंने कोई फोर्स नहीं लगाया, इन्होंने कोई फोर्स नहीं लगाया। एफ एक्सटर्नल इनका जीरो है। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो बेसिकली यहाँ जो भी प्रोसेस हो रहा है वो अपने आप में हो रहा है। ये एज ए ऑब्जर्वर इसको देख रहे थे। बात समझ में आया? तो ये जो इंटायर सिस्टम है गुल्लू और मुल्लू का, ये आपका बन जाएगा एक आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बन जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। ये क्या बना? आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। क्या बन गया? आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। और अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, इसका मतलब क्या है कि इफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स आपने कुछ नहीं अप्लाई करा है, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का जो भी अंदर का पार्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उन सब का ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से अगर देखें तो उन सब का जो मोमेंटम होगा क्या होगा? कंजर्व होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। ये जो भी टकरा रहे हैं आपस में, ये पूरा पूरा क्या है? अंडर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। स्टोरी समझ में आई? ये स्टोरी क्लियर हो गई आपको? और इसी को बेसिकली इसकी जो स्टडी होती है उसी को बोलते हैं हम लोग कोलिजन। तो आपने जितने भी कोलिजन्स पढ़े हैं वर्क पावर एनर्जी में या आगे सेंटर ऑफ मास वगैरह में कुछ लोग पढ़ाते हैं, या रोटेशनल मोशन में कुछ लोग पढ़ाते हैं, तो बेसिकली इंटायर सिस्टम का हमेशा क्या होता है? इस पर्टिकुलर केस में, अगर ऐसा केस आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो लीनियर मोमेंटम होगा क्या होगा? कंजर्व होगा। क्या होगा? इसीलिए जब भी आप लोग कंजर्वेशन कोलिजन आप पढ़ते हो तो हमेशा हर जगह पे आप कहते हैं भैया इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है ना? इसके पीछे की वजह ही यही होती है, इसके पीछे की वजह ही यही होती है। स्टोरी क्लियर हो गया? होप सो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज हुआ है। ठीक है, ये जो भी टकराना हो रहा है या जो भी एक्टिविटी हो रही है ये इंटरनल प्रॉब्लम है। इनके बाप का, इनके फादर का इसमें कोई रोल नहीं है। ये आपस में ही बदमाशी कर रहे हैं, आपस में ही मारपीट कर रहे हैं, ये इनका केस है। इनके फादर का इससे कुछ लेना देना नहीं है। बात समझ में आया? इनके फादर जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेंगे। अगर इनके फादर ने यहाँ पे कुछ अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इनकी पर्टिकुलर एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन अभी वो करेंटली कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, कांस्टेंट है। स्टोरी क्लियर हो गई? अभी कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना? चलो इसे इरेज करें। समझ में आ गया सारा कहानी? तो अब हम लोग रेडी हैं क्या पढ़ने के लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मिटा दें इसको? ओके सर, बढ़िया, मिटा दीजिए सर। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी कहानी, है कि नहीं? yes, sir. चलो अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बात समझ में आया? लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स पहले क्या होना चाहिए? अरे क्या होना चाहिए भाई? एक्सटर्नल फोर्स। अरे बोलो, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये नहीं कि हम एक इधर से धकेल रहे हैं, एक पीछे से धकेल रहा है। दोनों का सम क्या होना चाहिए? मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। यहाँ एफ एक्सटर्नल का मतलब होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया ये बात पढ़ के। तो हमने देखा कि अगर हम किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 रखे हुए हैं तो ये मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे चल रहा है, जो गुल्लू मुल्लू वाली कहानी थी। इसका मास मान लो m1 है, ये v1 वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से चल रहा है।
या u1 वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इधर देखो दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 है, ये u2 वेलोसिटी से बेटा चल रहा है ना, ये एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। किसी ने बोला भाई साहब यहाँ पर्टिकुलर टाइम पे आके इन दोनों, ये जो हमने डैश के अंदर बनाया, इसमें ये दोनों एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, मान लो टकरा रहे हैं, m1 m2 आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ये इंटरमीडिएट स्टेट है आपका, है ना। और टकराने के बाद जो m1 है इसकी वेलोसिटी हो जा रही है v1, और टकराने के बाद m2 की वेलोसिटी हो जा रही है v2, ठीक है, समझ में आया। तो इस पर्टिकुलर केस में ये बता दो सर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, तो हमको पता है कि भैया एक्सटर्नल फोर्स का सम अगर 0 है तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, बस हमको इससे मतलब है। एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू अगर 0 है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 तो चेंज इन मोमेंटम 0। ओके सर, बहुत बढ़िया। ये वाला केस क्या है भाई साहब, ये आपका इनिशियल केस है, शुरू में ऐसा चल रहा था इनिशियली, और आफ्टर टकराना ये फाइनली ऐसे मूव करने लगे, फाइनली इस तरह से मूव करने लगे। स्टोरी क्लियर है, समझ में आया कैसे चल रहे हैं। सर क्या करते हैं, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, चलो बताओ क्या लिखोगे, m1 u1 प्लस m2 u2, यही तो होगा भाई, ये सिस्टम है, ये पूरा क्या है, सिस्टम है। इधर देखो ये पूरा क्या है, सिस्टम है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 आपने इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया, फाइनल मोमेंटम आप कैलकुलेट करोगे कैसे भाई साहब, ये हमारा फाइनल मोमेंटम होगा, तो लिखोगे क्या, m1 v1 प्लस m2 v2। बात समझ में आया, क्लियर है। फिर से आप कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे भाई साहब, चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ये फाइनल आपका है और ये टोटल इनिशियल है, क्लियर है। तो लिख देंगे हम लोग भाई साहब m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2। बात क्लियर है, समझ में आया। ओके सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। और देखिए ध्यान से, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो चेंज इन मोमेंटम 0 है, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। तो यहाँ आप फिर से लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2, फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे माइनस m1 v1, सॉरी ये u1 है ना, ये u1 है, m2 u2, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ 0 आया, एक को इस तरफ ले आओ, एक को इस तरफ ले आओ, तो स्टोरी आपकी क्या बन गई यहाँ से भैया, स्टोरी हमारी क्या बनी है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या है भैया, m1 v1 है प्लस m2 v2 है। ये स्टोरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, और यही स्टोरी आप पढ़ते हो कोलिजन में, यही स्टोरी आप पढ़ते हो इनिशियली कोलिजन में। तो कोलिजन का पहला अप्रोच यही होता है, बाद में उसमें काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है, वो बात की बात है। हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो अब बेसिकली इतना अगर आपका नोट हो गया तो हम बढ़ते हैं इसके आगे। लीनियर मोमेंटम का, अगर लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व हो रहा है तो इसका अप्लीकेशन देखना है, इसका क्या देखना है, अप्लीकेशन देखना है। इतना हो गया, नोट हो गया, समझ में आ गया कितना आया मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये देखो क्या है, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, बराबर हो रहा है बेटा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के। यानी कि जब आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आप बराबर कर दोगे किसके, फाइनल मोमेंटम के, दैट इज। समझ में आया, कोई दिक्कत हो गया, मिटाएं इसको कि चलिए अब आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अप्लीकेशन। क्या देखते हैं, अप्लीकेशन। सपोज भाई साहब आपके पास एक गन था, क्या था, गन था, गन को आपने अपने नाक पे लगाया, गन को आपने अपने नाक पे लगाया और गोली चलाया, क्या आपके नाक से खून आएगा या नहीं आएगा,
में भी आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या आपके नाक में कोई डिस्टरबेंस आएगा? क्यों आएगा? आपके नाक पे डिस्टरबेंस कैसे आ गया? आपने बुलेट तो आगे चलाया, बुलेट तो आगे जा रही है ना। हाँ, कौन सा रिएक्शन फोर्स भैया? किसका रिएक्शन फोर्स? हाँ, ओके, हाँ, अच्छा, ओके 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 ओके। हम लोग पढ़ेंगे क्या? एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बात समझ में आया? किसी भी केस में यहाँ पे वो डेल्टा पी है इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया भाई साहब, है ना? स्टोरी क्लियर हो गया? ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया आपने जो बात बताया। पहला जो हमारा एप्लीकेशन है वो रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ ए गन है, या रिक्वायरिंग ऑफ गन वही बोलते हैं उसे। रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ ए गन है, ऑफ ए गन है। भाई साहब बहुत बढ़िया आपने बात करी हमसे। रिक्वायरिंग वेलोसिटी क्या होता है सर? रिक्वायरिंग का मतलब क्या हुआ? फ्री फंड में कुछ मिला, फ्री फंड में कुछ मिला। फ्री फंड में क्या भाई साहब? अगर आपके पास एक, हम तो इसको बना रहे हैं भाई साहब बहुत बढ़िया गन, ये अंग्रेज लोगों के ज़माने का गन है। ओके, ये हमारा क्या है? गन है। इसके अंदर हमने एक बुलेट ऐसे रख दिया, मास ऑफ द बुलेट हमने बोला, मास ऑफ बुलेट हमने बोला स्मॉल m है। और ये जो गन है, गन का जो मास है, मास ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ गन। मास ऑफ गन क्या है? कैपिटल M हमने मान लिया भैया। अब आपने क्या किया? इधर देखो, इधर 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 भैया, आपने क्या किया? आपने ट्रिगर दबाया और सामने ये आपका मुंह था। मुंह तो बहुत बड़ा होना चाहिए आपका। ओहो भाई साहब, आपने क्या किया? यहां पे रख के ऐसे बुलेट चलाया, ऐसे। हाँ, क्या होगा? बहुत मजा आया। ठीक है, तो देखिए शुरू में क्या है? इंटायर सिस्टम आपका क्या है? ऐसे आप पकड़े हो, इंटायर सिस्टम आपका क्या है? रेस्ट पे है। यानी कि पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम अभी क्या है? लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है भैया? आप अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? मास ऑफ द गन इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन, यही तो लिखोगे। प्लस मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। सब जीरो है भाई साहब। अरे ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। सब तो रेस्ट पे है ना शुरू में, कि शुरू में चल रहा था बुलेट बड़ा 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 बड़ा, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा था ना। सेकेंड कंडीशन आपने क्या देखा? जब आपने बुलेट को फायर किया तो बेसिकली आपका बुलेट चलने लगा। मान लो बुलेट आपका था, ये चलने लगा, मास ऑफ द बुलेट स्मॉल m है और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इसने गेन किया vb। तो हमको जो झटका लगा, हमको जो झटका लगा है ना, ये आपका गन इधर आएगा, वेलोसिटी ऑफ द गन पीछे आएगा, झटका पीछे ही रखता है। क्यों पीछे लगा भाई साहब? इसके पीछे की वजह क्या है? देखो, गन में एक स्प्रिंग टाइप का कुछ सिस्टम होता है जिसने फोर्स लगाया इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, न्यूटन का थर्ड लॉ।
जैसी करनी वैसी भरनी। बुलेट को तुम पीछे आगे धकेलोगे तो बुलेट क्या करेगा, तुम्हारे गन को पीछे धकेलेगा। ओके भाई साहब, यानी कि ये आपका हो गया एक्शन। तो बदले में बुलेट ने पीछे कहा अच्छा ले बेटा रिएक्शन। तो ले बेटा रिएक्शन किधर आया, पीछे की ओर आया इसका रिएक्शन। क्या आया, पीछे की ओर रिएक्शन आया। ओके भाई साहब, देखते हैं नाक टूटा कि मुंह फूटा। तो किसी ने कहा भाई साहब फाइनल बता दो, फाइनल मोमेंटम सिस्टम का कितना हो गया। तो फाइनल मोमेंटम में फिर से यही वैल्यू लगाओगे, लेकिन इस बार वेलोसिटी सबकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है सबके पास। अरे भाई शुरू में बुलेट भी रेस्ट पे था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये इक्वल टू क्या है, 0 है। वेलोसिटी ऑफ गन ये भी इक्वल टू 0 है। समझ में आया, समझ में आया। फाइनल क्या करोगे भैया, मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ओके सर, बढ़िया, मजा आ गया। तो फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ द गन कैपिटल एम है, वेलोसिटी ऑफ द गन हमें निकालना है, प्लस स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है ना। तो एक तो पता है भैया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सबका सम 0 होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम आपका, अब यहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे। इनिशियल भैया चेंज इन मोमेंटम निकाल लो गन का विथ रिस्पेक्ट टू बुलेट, या टोटल मोमेंटम निकाल लो। चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यही तो है। अब हमने देखा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, 0 है। तो भाई साहब चेंज इन मोमेंटम जो आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम ये बराबर क्या आ रहा है, फाइनल मोमेंटम के बराबर आ रहा है। और चेंज इन मोमेंटम पहले से हमें पता है 0 है, चेंज इन मोमेंटम पहले से पता है क्या है, 0 है। तो भाई साहब फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस स्मॉल एम वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये बराबर होना चाहिए 0 के। ये किसको बराबर होना चाहिए, 0 के। भाई साहब इतना क्लियर हो गया सबको, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। तो चलो इसको ऊपर लिख दें, दिख रहा है आप लोग को। ओके, तो मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन, इसको लिखोगे जब ये इस तरफ चला जाएगा, 0 से शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो वेलोसिटी ऑफ द गन आपने क्या देख लिया, माइनस m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। इतना समझ में आया। तो ये आपका है क्या, यही आपका रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है क्या इसमें, अगर हो तो पूछ लो, नहीं है ना। इसी Vg को बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। यही Vg हमारा क्या है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन ही हमारा क्या है, Vg है। क्लियर है, समझ में आया। ओवरऑल इसको मिटाया जाए, क्यों टिंकू, मिटा दें। ओके, चलो एक छोटा सा सवाल करते हैं। एज इट इज सब कुछ था, एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। मान लो ये आपके पास एक है ना, ये आपके पास एक बुलेट विथ गन है, ठीक है, ये आपका क्या है, गन है। ये मास मान लो कितने ग्राम का हो, मास ऑफ द बुलेट 50 ग्राम का बुलेट है आपके पास, है ना। और जो मास ऑफ द गन है कैपिटल M, ठीक है, ये मान लो 750 ग्राम का है, ठीक है, 750 ग्राम का है। ये शुरुआत की आपकी स्टोरी है, ठीक। अब किसी ने बोला अगर ये भाई आपका गन था, ये आपका गन था शुरू में, है ना, ये बुलेट यहाँ से जब निकला तो बुलेट का मास जो भी है, बुलेट निकल रहा है यहाँ से 100 मीटर पर सेकेंड से। कितने मीटर पर सेकेंड से, तो झटका आन गन किधर होगा, झटका यानी कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इधर होगा,
Vg, ठीक है ना, क्लियर है, ये मास है। अब आपको क्या करना है भाई साहब, बताना है कि इस पर्टिकुलर केस में Vg कितना होगा। तो Vg का फार्मूला आपको पता है, डायरेक्ट आप Vg का फार्मूला लगाएंगे। अगर ये प्रोसेस पूरा फॉलो करना है प्रोसेस फॉलो कर लो, नहीं तो चुपचाप वो जो हमने बताया उसको लिख दो। तो Vg बराबर माइनस m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है भैया, बढ़िया। आप क्या करोगे, -50, ये माइनस बाहर हो गया ना, 50 डिवाइडेड बाई 7, 50 होल मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। तो यहाँ इन्होंने काट दिया इसको, यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 15, 15 × 5 = 75 होता है भाई साहब। फिर चाहोगे तो 15 छक्का 90, 15 × 6, 15 × 6 90 होगा, और ओ 6 होगा, फिर से आपके पास 10 आएगा, तो 6.66 ऐसे चलता जाएगा, है ना। ये आएगा आपका मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन है कितना है, ये आएगा आपका -6.67, इसको लिख सकते हैं हम राउंड ऑफ करके, है ना। ये इतना मीटर पर सेकेंड होगा। माइनस साइन क्या बता रहा है कि जिस दिशा में आपका बुलेट जाएगा उसके जस्ट उल्टे दिशा में क्या होगा, गन जाएगा, यानी कि यहाँ आपके नाक और मुंह पे चोट लग सकता है, ठीक है। इसीलिए जब भी हम लोग गन चलाते हैं तो हमेशा उसको बोलते हैं शोल्डर पे रख के चलाना चाहिए, ताकि हम पे उसका कोई गलत असर ना पड़े, हमारे थोबड़े पे यानी कि हमारे मुंह पे उसका गलत असर ना पड़े, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हो गया। ये रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ गन क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट। एक और इसका एप्लीकेशन है रॉकेट प्रोपल्शन, है ना, कि अगर मान लो आपके पास एक रॉकेट हो और रॉकेट बेसिकली मूव करने लगा, मान लो स्पेस एक्स, देखते होंगे आप लोग स्पेस एक्स को, जो एलन मस्क की कंपनी है, बराबर रॉकेट लॉन्च कर रही है। तो रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ गन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन है। दूसरा रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट ऊपर जा रहा है, गैस नीचे आ रहा है ना। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, क्या केस है, उसको हमें पढ़ना है। तो इसको मिटाएं अभी, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है हमारा, रॉकेट प्रोपल्शन। चलो ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ेंगे अगले क्लास में, क्या है, कैसे है रॉकेट प्रोपल्शन, कैसे मूव करता है, क्या है वहाँ पे एप्लीकेशन कैसे इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।